नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, जो भारत का पाथ है क्लीन एनर्जी लीडरशिप के लिए। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जो भारत को ग्लोबल हब बना देगा ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट के लिए, और जो फोसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारे डिपेंडेंस है उसको भी रिड्यूस करेगा और एक सस्टेनेबल एनर्जी के इकोसिस्टम को ये क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए आज हम विस्तार से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कवर करेंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मिशन के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन असल में होता क्या है। तो देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनता है। जब सोलर या विंड पावर जैसी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की मदद से हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये है वाटर H2O। इसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। किसकी मदद से? कोई ना कोई रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होना चाहिए, या तो सोलर या विंड पावर। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो उसके बाद जो हाइड्रोजन बनेगा वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखिए, ये की कंपोनेंट बनता जा रहा है धीरे धीरे ग्लोबल ट्रांजिशन का टुवर्ड्स लो कार्बन इकोनॉमी। हम चाहते हैं कि हम कार्बन की जो प्रोडक्शन है उसको जितना कम हो सके उतना करें। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और की कंपोनेंट बनता जा रहा है ग्लोबल ट्रांजिशन का। अब देखिए, पूरी दुनिया में सोलर या विंड पावर जैसी जो रीन्यूएबल एनर्जीज हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं। और यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन है उसके लिए भी हमारे जो कमिटमेंट है वो ग्रो होती जा रही है। तो इसलिए भारत जो है ये उस पोजीशन में है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है इसको कैपिटलाइज कर सके। इस मिशन का ओवरव्यू क्या है, देखिए। जनवरी 2023 में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया था। अब यहाँ पे बात आई कैबिनेट की, तो कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है। इंडियन पॉलिटी में मैंने इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर किया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्टेप है नेशन की कमिटमेंट जो है सस्टेनेबल एनर्जी और क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने की। उसके लिए बजट की बात करें तो इस मिशन के लिए 19,744 19,744 करोड़ रुपए का बजट जो है उसका प्रावधान सरकार ने किया है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट करेगी। ये मिनिस्ट्री से सवाल बन सकता है, सीधा आपने ध्यान में रखना है। सीधा सवाल बनेगा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। प्राइमरी एम क्या है इसका, कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स की प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट के लिए। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले आता है कि एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाया जाए ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजीज़ के लिए। यहाँ पे कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि जो पूरी की पूरी ग्रीन हाइड्रोजन की वैल्यू चेन है उसको सपोर्ट किया जा सके। फिर दूसरा आता है कि सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट एनर्जी सिस्टम को फैसिलिटेट करना। तो यहाँ पे फोसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। कैसे? एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करके। दूसरा है पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर। तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए और एक्सपोर्टर बनाया जाए ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजीज़ का। ये इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अगर की कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है साइट, यानी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ये एक इंसेंटिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स का। अब मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी H2O की, वाटर की, तो ये किस में होगी, ये एक ऐसे इस प्रकार से सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज़र। तो अब अगर ये भी हमें बाहर से ख़रीदना पड़े तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता है, तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसलिए हम डोमेस्टिक अपने देश में ही इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग करें और ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करें। दूसरा आता है ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये भी एक कंपोनेंट है। इस मिशन का एम है कि हम इस प्रकार के स्टेट्स को आइडेंटिफाई करें और डेवलप करें जो कि सूटेबल हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए, और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लार्ज स्केल प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन हो। तीसरा आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश करना भी इसका एक कंपोनेंट है, ताकि अच्छी क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। अब 2030 तक क्या क्या आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं कि 2030 तक हम क्या क्या चीज़ें अचीव करेंगे। सबसे पहले हमारा एक एम है
कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन का जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी प्रोडक्शन करेंगे। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी हर साल हम इतना ज़्यादा जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा आता है 125 गीगावाट की जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसमें एडिशनल कैपेसिटी हम ऐड करेंगे। 8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है हाइड्रोजन सेक्टर में, और 6 लाख से ज़्यादा नई जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहले फोसिल फ्यूल इंपोर्ट रिडक्शन। अब देखिए, जब ग्रीन हाइड्रोजन बनना शुरू हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बनेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो फोसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। तो उसकी जो इंपोर्ट है, हम अब ओबियसली हम जो फोसिल फ्यूल है वो विदेशों से, दूसरे देशों से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना या देश के अंदर आना। एक्सपोर्ट मतलब जो हम बाहर बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम मान लो कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अच्छे से काम करते हैं और जो भी हमारे एम हैं उनको अचीव करते हैं, तो 1 लाख करोड़ तक की जो सेविंग्स हैं या उससे ज़्यादा की हम सेविंग्स कर सकते हैं जब हम फोसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे। दूसरा आता है ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। तो अभी इसकी वजह से जो एनुअल ग्रीन हाउस की एमिशन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर हम एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है टुवर्ड्स एनर्जी सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें। करंट हाइड्रोजन लैंडस्केप क्या है भारत में? तो भारत में इस समय 6 मिलियन टन्स की एनुअल, यानी साल में 6 मिलियन टन्स की जो हाइड्रोजन है उसको हम कंज्यूम करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरीज। फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं कि 2050 तक ये जो डिमांड है हाइड्रोजन की, ये 28 मिलियन टन्स जो है वो हो जाएगी। इस समय 6 मिलियन टन्स हैं, 2050 तक आते आते 28 मिलियन टन्स हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि हमारे हाइड्रोजन अगर अपने देश में बनेगा तो ये जो हमारी डिमांड है इसको भी हम अपने देश में ही पूरा कर सकते हैं। इंडिया का एम है कि 80% जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड है वो हम अपने भारत में, अपने देश में ही पूरा करें। इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इस पूरे को? तो सबसे पहले फ़ेज़ 1 आता है जो 2022-23 से लेके तो 25-26 तक होगा, यानी अभी इस समय जो चल रहा है वो फ़ेज़ 1 चल रहा है। इनिशियल फ़ेज़ का फोकस क्या है कि हम डिमांड को क्रिएट करें और सप्लाई जो है ग्रीन हाइड्रोजन की वो दें। कैसे? जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइज़र प्रोडक्शंस हैं उनको इंसेंटिव दे के। इनिशियल डिप्लॉयमेंट क्या है? यहाँ पे एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन यूजिंग सेक्टर्स जो है जैसे कि रिफाइनरी, सिटी गैस और फर्टिलाइजर्स, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट्स क्या हैं कि हम पायलट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे स्टील, मोबिलिटी और शिपिंग सेक्टर्स में भी। इसके साथ साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन और सर्टिफिकेशन सिस्टम भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो फेज़ 2 है वो 2026-27 से लेकर तो 29-30 तक चलेगा। यहाँ पे क्या क्या होगा? सेकंड फेज़ में जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि काफ़ी कॉस्ट कम्पिटिटिव बन जाएगा फोसिल फ्यूल्स के। तो जितना फोसिल फ्यूल्स में हमारे यहाँ पे पैसा लगता है उतने ही सस्ते में या उसी दाम में हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब देखो, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर ऐसा होने लग पड़ा तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें भी हम हाइड्रोजन वाली जो गाड़ियां हैं या ट्रेन्स हैं वो चलता देखेंगे। तो इससे भी हमारा काफ़ी हद तक जो पोल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा। तो फोसिल फ्यूल्स के कॉस्ट कम्पिटिटिव बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन सेकेंड फेज़ में, ये हमारा एम है। इसके साथ साथ इसकी जो प्रोडक्शन है उसको भी एक्सपैंड किया जाएगा और कमर्शियल स्केल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जाएगा। अब यहाँ पर नए सेक्टर की एक्सपेंशन होगी। जो कमर्शियल स्केल प्रोजेक्ट्स हैं स्टील में, मोबिलिटी में, शिपिंग में, रेलवेज़ में और एविएशन में, वो यहाँ पे देखे जाएंगे। दूसरा आता है इंटेंसिफाइड R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होगी वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और इसके एप्लीकेशंस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। डीप डीकार्बनाइजेशन, तो यहाँ पे जो कम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स हैं इनका एम यही है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी में जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस किया जाए। की बेनिफिट्स क्या हैं इस मिशन के? सबसे पहले एनर्जी इंडिपेंडेंस आती है। जो इम्पोर्टेड फोसिल फ्यूल्स और फीड स्टॉक है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस को ये कम करेगा। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पे यहाँ पे काम हो रहा है, तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उनको भी यहाँ डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, मल्टीपल स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्रिएट होंगी। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, अब यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनको हम पोटेंशियली हो सकता है एक्सपोर्ट भी कर सकें। डीकार्बनाइजेशन, यहाँ पे जो कार्बन इमिशन है अलग अलग जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उसमें भी काफ़ी हद तक जो कार्बन की इमिशन है उसको रिड्यूस करने का काम हो रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की हम बात करें तो इस मिशन का प्लान है कि हम एटलीस्ट 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स जो है इनिशियल फेज़ में जो 2025 और 26 के बीच में चल रहा है इस समय, इसमें हम 2 एटलीस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को सेटअप करें। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड जोन्स ऑफ प्रोडक्शन बन रही है, यूटिलाइजेशन और इनोवेशन भी बन रही है। हब के फीचर्स क्या होंगे? यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे,
टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे और रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस होंगे इनोवेशन के लिए। पायलट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस मिशन का एम है कि यहाँ पे स्पेसिफिक आउटले जो हैं वेरियस पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए वो एलोकेट किए गए हैं, ताकि इसकी जो वायबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके और ग्रीन हाइड्रोजन के जो बेनिफिट्स हैं उसको पूरे के पूरे सेक्टर्स, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो सबसे पहले लो कार्बन स्टील प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा ताकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके साथ साथ मोबिलिटी पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल जो हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाएगा। तीसरे आते हैं शिपिंग पायलट प्रोजेक्ट्स, तो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया जो है उसको मैरीन फ्यूल्स की तरह यूज़ किया जाएगा शिपिंग इंडस्ट्री में। अब यहाँ पे ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो देखिए जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका एम है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए क्लीन एनर्जी के लिए, और हमारा भारत जो है वो इंस्पिरेशन बने पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में। की एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, देखिए यहाँ पे इंडिजिनस यानी भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की डेवलपमेंट की बात हो रही है। भारत के अंदर ही हम पूरी की पूरी कंप्लीट वैल्यू चेन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट और डिपेंडेंस है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे और भारत को हम ग्लोबल लीडर बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन में। चैलेंजेस क्या क्या हैं, अब देखिए यहाँ पे 5,400 करोड़ रुपए का इंडिया एलोकेशन जो है वो फ्यूल प्रोडक्शन में दी, जो कि भारत का 40% बनता है टोटल बजट का। दूसरा आता है $8 बिलियन यूएस कमिटमेंट है रीजनल हाइड्रोजन हब्स के लिए। एडिशनल चैलेंजेस क्या हैं, सबसे पहले आता है आपके पास हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली हायर है कंपैरिजन टू ग्रे हाइड्रोजन जो फॉसिल फ्यूल से बनता है। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, यहाँ पे डेडिकेटेड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हाइड्रोजन के लिए वो भी अभी नहीं है, धीरे धीरे बन रहे हैं। तीसरा आता है स्किल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है और यहाँ पे पूरे इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज है, इन सब चीज़ों के लिए हमें स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा अक्रॉस द वैल्यू चेन। फिर हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी। तो यहाँ पे कुछ की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी भी इवोल्व हो रही हैं और उनकी कमर्शियल वायबिलिटी के लिए अभी उनकी फर्दर डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं इसके, इन्हेंस्ड इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन इंसेंटिव्स है उसको इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच कर सकें। जो पूरी दुनिया में इंसेंटिव्स अलग अलग देशों में दिए जाते हैं वही हमारे भारत में दिए जाएं। फिर अगर कोई ग्रीन हाइड्रोजन पर इन्वेस्टमेंट देता है तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज जो है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे काम किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स के ऊपर काम होना चाहिए। अगर हमारे देश के पास कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम दुनिया के साथ वो शेयर करें, दुनिया के किसी देश के पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो भारत के साथ शेयर करें। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स होनी चाहिए। फिर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए और ग्लोबल हाइड्रोजन अलायंस जो है उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ और कैपिटल है उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए और जो रिस्क और रिसोर्सेज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसे भी हमें शेयर करना चाहिए। रेगुलेटरी सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस जो है उसे स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए और स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं उन्हें भी क्लियर करना चाहिए। अब हम ग्लोबल कंटेक्स्ट में भारत की क्या पोजीशन है उसे देखते हैं। देखिए दुनिया के कुछ देश जैसे जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये करंटली ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट में लीड कर रहे हैं। हमारा तो अभी सपना है कि हम भारत को ग्लोबल हब बनाएंगे, लेकिन जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक इसको लीड कर रहे हैं। फिर भारत के पास एडवांटेज क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल बेस हमारा ग्रो हो रहा है और एक्सपोर्ट के लिए हमारे देश जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमारे यहाँ पे जैसे ये भारत है तो यहाँ पे आप देखो ये मिडल ईस्ट आ गया, अफ्रीका आ गया, यहाँ पे इस प्रकार के छोटे छोटे यहाँ एशिया के देश आ गए, साउथ एशिया के, यहाँ पे रशिया आ गया। तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना इंडियन ओशन के बगल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के लिए। तीसरा आता है कम्पिटिटिव पोजीशन। अब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ भारत जो है वो मोस्ट कोस्ट कम्पिटिटिव प्रोड्यूसर बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का पूरी दुनिया में। फ्यूचर आउटलुक क्या होनी चाहिए हमारी, भारत के पास मेजर एक्सपोर्टर बनने का भी पोटेंशियल है एनर्जी डिफिशिएंट नेशंस के लिए, पर्टिकुलरली एशिया और यूरोप में। अब आगे हमें क्या करना चाहिए, क्लीन एनर्जी के माध्यम से हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे इंसेंटिव के गैप्स और जो फंडिंग है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए।
फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आ सके और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको मैच कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। रोबस्ट प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को बिल्ड करने की ज़रूरत है। फोस्टर इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए और हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स को क्रिएट किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्लोबली दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हमें कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि सेल्फ रिलायंस के ऊपर हम जो फोकस है हमारा उसको मेंटेन कर सकें। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।